हिस्ट्री की क्लास चल रही है। दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईसा। खिलजियों के हाथों में सत्ता आने से सत्ता कुलीन तुर्कों के हाथ से फिसलकर एक ऐसे वर्ग के हाथ में आ गई जिसमें निम्न वर्गीय तुर्क, अफगान और हिंदुस्तानी शामिल थे। यह सल्तनत के इतिहास में एक नवीन चरण था। इसे खिलजी क्रांति कहा गया है। बलबन जैसे तुर्क शासकों ने गैर तुर्कों के साथ भेदभाव किया और कुलीन तुर्कों का एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसे में खिलजियों का सत्ता में आना एक नवीन अध्याय साबित हुआ। इसने सिद्ध किया कि जिसके पास शक्ति और योग्यता है वह सत्ता पर अधिकार कर सकता है। खिलजियों ने प्रतिभा को महत्व दिया और सभी योग्य और महत्वाकांक्षी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। इससे शासन के सामाजिक आधार में वृद्धि हुई और भारतीय मुसलमानों, निम्न वर्गीय तुर्कों और यहाँ तक कि हिंदुओं को भी शासन तंत्र में शामिल होने का अवसर मिला। इससे साम्राज्य को नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 ईसा। इसने बलबन के वंश को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार किया तथा किलो खड़ी के महल में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसने हिंदुओं को अपने धर्म और रीति रिवाजों के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता दी। इसने अपने विरोधियों के प्रति भी उदारता दिखाई। मलिक छज्जू ने करा में विद्रोह कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने उसको हराकर माफ़ कर दिया। हालांकि सीदी मौला को इसने मृत्युदंड दिया। सीदी मौला ईरान से आया हुआ फ़कीर था। उस पर सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था। 1290 ईसा में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, परंतु बाद में जलालुद्दीन खिलजी से उसकी संधि हो गई और उलूग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोल इस्लाम कबूल करके दिल्ली में बस गए और नवीन मुसलमान कहलाए। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से 1296 ईसा में जलालुद्दीन की हत्या कर दी और सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईसा। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं करा का इक़्तिदार था। इसने जलालुद्दीन के शासन के दौरान 1292 ईसा में भिलसा पर तथा 1296 ईसा में देवगिरी पर हमला किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला वह प्रथम मुसलमान शासक था। इसका राज्याभिषेक दिल्ली में लाल महल में हुआ। सत्ता में आने पर अलाउद्दीन ने परोपकारिता और मानवतावाद पर आधारित शासन के सिद्धांत को अस्वीकार कर कठोरता और आतंक को अपने शासन का आधार बनाया। उसने जलालुद्दीन खिलजी की धार्मिक और नस्लीय उदारता की नीति को निरंतर जारी रखा और शरीयत को शासन का आधार बनाने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। उत्तर भारत में गुजरात शासक राय कर्ण वघेला कर्ण वर्ष 1298 ईसा। खिलजी सरदार उल्लूग खां और नुसरत खां। विवरण: गुजरात अभियान के मार्ग में जैसलमेर विजित किया। कर्ण भाग गया। रणथंभौर शासक राणा हमीरदेव चौहान शासक 1301 ईसा। खिलजी सरदार उल्लूग खां और नुसरत खां। विशेषता विवरण है इसका: पहले राणा ने हमला विफल कर दिया और नुसरत खां मारा गया। तब अलाउद्दीन स्वयं आया। राजपूतों ने जौहर किया और हमीर युद्ध में मारा गया। चित्तौड़ शासक रतन सिंह 1303 ईसा। खिलजी सरदार अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। 1311 ईसा में चित्तौड़ मालदेव को सौंप दिया। मालवा शासक महलक देव वर्ष 1305 ईसा। अयिनुल-मुल्क मुल्तानी खिलजी सरदार। महलक देव मांडू भाग गया और मालवा खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। सिवाना शीतल देव पटमार वंशीय 1308 ईसा। कमालुद्दीन कुर्ग खिलजी सरदार। विशेष: शीतल देव मारा गया तथा उसका राज्य सल्तनत में मिला लिया गया। जालौर शासक कान्हदेव कृष्णदेव 1311 ईसा। कमालुद्दीन कुर्ग खिलजी सरदार थे। विशेषता:
शासक के भाई मालदेव को खुश होकर चित्तौड़ सौंपा। दक्षिण भारत में देवगिरी राज्य, शासक रामचंद्र देव, यादव शासक, वर्ष 1296 ईसा, खिलजी सरदार अलाउद्दीन खिलजी। विशेषता, रामचंद्र देव ने एलिचपुर प्रांत की आय देने का वादा किया। राज्य देवगिरी, शासक रामचंद्र देव, वर्ष 1307 ईसा, खिलजी सरदार मलिक काफूर। विशेषता, रामचंद्र ने कर देना बंद कर दिया था, अतः आक्रमण हुआ। रामचंद्र ने समर्पण किया और दिल्ली गया। वहाँ अलाउद्दीन ने मित्रवत व्यवहार कर उसे राय रायान की उपाधि दी, साथ ही नवसारी जिला भेंट किया। वारंगल राज्य, शासक प्रताप रुद्रदेव, काकतीय शासक, 1309 ईसा, खिलजी सरदार मलिक काफूर। विशेषता, देवगिरी ने काफूर को सहायता दी और काफूर तेलंगाना की राजधानी पहुंच गया और शासक की सोने की मूर्ति व कोहिनूर हीरा तथा भारी मात्रा में लूट का माल लेकर लौटा। राज्य द्वार समुद्र, शासक वीरबल्लाल तृतीय होयसल वंश, वर्ष 1310 ईसा, खिलजी सरदार मलिक काफूर। विशेषता, देवगिरी का सेनापति पारसदेव परशुराम दलावे भी काफूर की मदद के लिए साथ हो लिया। वीर बल्लाल स्वयं पांड्य उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेने गया था। बल्लाल ने समर्पण किया और काफूर के साथ दिल्ली गया। वहां अलाउद्दीन ने उनका भव्य स्वागत किया। पांड्य राज्य, शासक वीर पांड्य, वर्ष 1311 ईसा, खिलजी सरदार मलिक काफूर। विशेषता, काफूर पांड्य राज्य के उत्तराधिकारी युद्ध में सुंदर पांड्य के पक्ष में गया था। साथ में वीर बल्लाल भी था। वीर पांड्य भागता रहा। यह अभियान लूट की दृष्टि से श्रेष्ठ था। राज्य देवगिरी, शासक शंकरदेव सिंघन द्वितीय, वर्ष 1313 ईसा, खिलजी सरदार मलिक काफूर। विशेषता, सिंघन मारा गया और देवगिरी अधिकांशतः दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। आरंभिक विद्रोह एवं दमन। अलाउद्दीन के शासन के प्रारंभ से ही कुछ विद्रोह हुए। 1299 ईसा में नवीन मुसलमानों मंगोल ने गुजरात अभियान से प्राप्त लूट के माल के बंटवारे में प्रश्न पर विद्रोह कर दिया और रणथंभौर के राणा हम्मीर देव की शरण में चले गए। इसके बाद जब वह रणथंभौर के अभियान में व्यस्त था, तब अलाउद्दीन के भतीजे अकत खां, हाजी मौला दिल्ली में, मलिक उमर बदायूं में तथा मंगू खां अवध में विद्रोह किए। यद्यपि इन सभी विद्रोहियों का दमन कर दिया गया, किंतु अलाउद्दीन ने अब अमीरों को नियंत्रित रखने की नीति अपनाई, क्योंकि वह विद्रोहों के लिए अमीरों के षड्यंत्रों को प्रमुख कारण मानता था। इसके लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनने का आदेश दिया गया। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। तीसरा, मद्य निषेध के अतिरिक्त जुआ खेलने वाली गोष्ठियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। चौथा, अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर सुल्तान की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। उसने एक सशक्त गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद एवं मालिक कहलाता था। गुप्तचर बरीद कहे जाते थे। इसके अतिरिक्त मुन्ही या मुन्हियन नामक सूचना दाता भी थे। इन उपायों से विद्रोहों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ। भूमि सुधार। अलाउद्दीन का उद्देश्य सल्तनत का आंतरिक पुनर्गठन था, जिसके अंतर्गत बिचौलियों का दमन करके गांवों से सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। अलाउद्दीन ने पैमाइश मसाहत को भू राजस्व निर्धारण का आधार बनाया और बिस्वा को मानक इकाई बनाया। भू राजस्व उपज का आधा भाग 50% था। इसकी वसूली दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अनाज के रूप में और अन्यत्र नकद के रूप में होती थी। इसके अलावा घड़ी और चराई नामक कर भी लगाए गए। अन्य कोई कर नहीं लगता था। भू राजस्व वसूली के लिए आमिल, गुमास्ते और मुतसर्रिफ नामक सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए। इन वसूलियों का हिसाब पटवारी खाता बही में रखते थे। खाता बही शब्द इसी काल में पहली बार सुनने को मिलता है। वजीर शर्फ कायनी ने इन लेखाओं का सख्ती से परीक्षण किया और राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीन-ए-मुस्त खराज की स्थापना की गई, जिसका कार्य बकाया राशि वसूलना था। इस प्रकार अलाउद्दीन प्रथम शासक था जिसने हिंदू बिचौलियों से उनके विशेषाधिकार छीन लिए, क्योंकि उसका मानना था कि धन की अधिकता विद्रोह को जन्म देती है। यद्यपि वह बिचौलियों का पूर्ण नियंत्रण
पूर्ण उन्मूलन नहीं कर पाए। उसने पैमाइश व्यवस्था पुनः स्थापित की। इसके काल में भू राजस्व दरें संभवतः सबसे ऊंची थी। भू राजस्व को खराज कहा जाता था। इन कदमों से गांवों में बाजार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की वृद्धि हुई। गांव और शहर के बीच पूरक और घनिष्ठ बंधनों का विकास हुआ तथा सल्तनत का पुनर्गठन हुआ। बाजार नीति, बाजार सुधारों के जरिए अलाउद्दीन ने वस्तुओं के बाजार मूल्य लंबे समय तक स्थायी रखे। ऐसा करने वाला वह प्रथम सुल्तान था। इन सुधारों का मूल उद्देश्य सैन्य और प्रशासनिक था। बर्नी के अनुसार इनका उद्देश्य एक विशाल सेना, जो कि मंगोल खतरे के चलते आवश्यक थी, को सामान्य से कम वेतन देकर रखना था। साथ ही हिंदुओं को दरिद्र बनाना भी था। बाजार सुधारों के तहत अलाउद्दीन ने 3 बाजार स्थापित किए। प्रथम खाद्यान्न बाजार, द्वितीय वस्त्र एवं अन्य कीमती वस्तुओं का बाजार, जिसे सराय अदल भी कहा गया है, एवं तृतीय दास, मवेशियों और घोड़ों का बाजार। कीमतें स्थायी रखने हेतु आपूर्ति की निरंतरता पर बल दिया गया। किसानों को 10 मन से अधिक अनाज अपने पास रखने पर रोक थी। अकाल के समय नियंत्रित वितरण प्रणाली लागू की गई। जाब्ता अलाउद्दीन का प्रथम कठिन अधिनियम था, जिसमें सभी प्रकार के भाव निश्चित किए गए थे। व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए नए विभाग दीवान ए रियासत की स्थापना की गई। सभी व्यापारी शाहनाई मंडी के पास पंजीकृत होते थे। मलिक काबुल खाद्यान्न बाजार का शाहनाई मंडी था। सराय अदल में व्यापारी करारनामे पर दस्तखत करता कि वह निश्चित मात्रा में वस्तु तय कीमतों पर बेचेगा। व्यापारियों को अग्रिम भुगतान किए गए कि वे महंगे वस्त्र बाहर से लाकर सरकारी दरों पर बेचें। महंगी वस्तुओं की बिक्री हेतु इकरारनामा परवाना नवीस द्वारा की जाती थी किया जाता था। दीवान ए रियासत नाजिर याकूब को पूर्ण अधिकार दिए गए और साथ ही उसे नाजिर नापतौल अधिकारी नियुक्त किया गया। कोई भी व्यापारी अधिक कीमत न ले पाए, इसके लिए गुप्तचर नियुक्त किए गए। यद्यपि अमीर खुसरो की नुजाइनुल खजाइनुल फुतूह तथा शेख नासिरुद्दीन की ख्यालुल मजलिस में कहा गया है कि बाजार सुधारों से जनता की भलाई हुई, परंतु असल में यह व्यवस्था अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों के खिलाफ थी और इसने किसानों व व्यापारियों पर बोझ डाला तथा अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ही उसकी बाजार व्यवस्था समाप्त हो गई। सैन्य व्यवस्था, अलाउद्दीन ने एक विशाल शक्तिशाली स्थायी सेना रखी जो उसकी विजयों का आधार बनी। बरनी के अनुसार उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। उसने सेना को मंगोल पद्धति पर संगठित किया। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहते थे। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। यथोचित परीक्षण के बाद नियुक्त सैनिक को मुरत्तब कहा जाता था। सैनिकों को नकद वेतन देने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को खुम्स लूट का माल के 4/5 भाग की जगह मात्र 1/5 भाग ही दिया और इसी बात पर नवीन मुसलमान मंगोलों ने विद्रोह कर दिया था। खिलजी साम्राज्यवाद, अलाउद्दीन बेहद महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी इच्छा सिकंदर की तरह विश्व विजय करने की थी। साथ ही वह एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, किंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर ये विचार त्याग दिए। उसने सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन के सुल्तान बनने के बाद सैन्य अभियानों और विजयों का अभूतपूर्व दौर प्रारंभ हुआ। संभवतः कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार पर उसका आधिपत्य नहीं था। अलाउद्दीन की सेनाएं सुदूर दक्षिण तक पहुंच गईं, किंतु सभी विजित राज्यों को सल्तनत के नियंत्रण में नहीं लाया गया। राजपूताना, यादव, देवगिरी, काकतीय, तेलंगाना, होयसल, द्वार समुद्र आदि कर देने वाले राज्य थे। सुदूर दक्षिण के पांड्य शासकों ने कभी अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया। रणथंभौर को सल्तनत में शामिल कर लिया गया। अलाउद्दीन को भीषण मंगोल हमलों का सामना करना पड़ा। इनसे सुरक्षा हेतु उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाकर उसकी किलेबंदी करवाई। कालांतर में उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर मंगोलों के प्रति आक्रामक नीति अपनाकर उनको कई बार पराजित किया।
अलाउद्दीन ने 1299 ईसा में मंगोल नेता कुतुलुक ख्वाजा तथा 1304 ईसा में अली बेग को परास्त किया। फलतः 1307 ईसा के बाद अलाउद्दीन के काल में कोई मंगोल हमला नहीं हुआ। सांस्कृतिक योगदान। अलाउद्दीन ने सांस्कृतिक क्षेत्र में रुचि प्रदर्शित करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने अलाई दरवाज़ा, जो कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक प्रवेश द्वार है, का निर्माण करवाया। उसने ही पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब बनवाई। इसके अलावा उसने निजामुद्दीन के मकबरे के परिसर में जमायत खाना मस्जिद बनवाई। उसने दिल्ली में 1000 स्तंभों वाला राजभवन 1000 सितून बनवाया। उसने दिल्ली में ही हौज ए खास या हौज ए अलाई का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को संरक्षण दिया। अमीर खुसरो पहली बार अलाउद्दीन का ही दरबारी कवि बना। 1316 ईसा में असाध्य बीमारी से अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त रही। मलिक काफूर ने सत्ता हथियाने का प्रयास किया, किंतु अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक शाह 1316 से 20 ईसा ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसके पश्चात खुसरो शाह गद्दी पर बैठा, परंतु 1320 ईसा में ही गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईसा। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईसा। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर सत्ता पर अधिकार किया था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने सुदूर दक्षिण तक सल्तनत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। वारंगल पहला दक्षिणी राज्य था जिसे प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। इसको सुल्तानपुर कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खान ने इन दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व किया था और राजमुंदरी अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा गया। गयासुद्दीन ने नरमी और कठोरता में संतुलन स्थापित करते हुए मध्यम मार्ग अपनाया, जिसे रस्म ए मियाना कहा गया। इसने जन कल्याण हेतु उदारता दिखाई। बिचौलियों के अधिकार वापस कर दिए गए और राजस्व निर्धारण हेतु बटाई को आधार बनाकर राजस्व उपज का 1/3 1/3 निर्धारित किया गया। उसने भू राजस्व दरों को थोड़ा थोड़ा 1/10 या 1/11 बढ़ाने का निर्देश दिया। सल्तनत काल में नहर बनवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। उसने हिंदुओं के प्रति भी उदारता दिखाई और धार्मिक संकीर्णता की नीति से दूर रहा। इसने एक श्रेष्ठ डाक व्यवस्था स्थापित की। 1325 ईसा में बंगाल अभियान से लौटते हुए स्वागत समारोह में भवन गिरने से अफगनपुर नामक स्थान पर उसकी तथा उसके छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के अपने समकालीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। सुल्तान ने अपने सफल बंगाल अभियान के पश्चात निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजा कि उसके राजधानी में प्रवेश करने से पूर्व वह दिल्ली छोड़कर चला जाए। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान को संदेश भेजा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही सुल्तान की मृत्यु हो गई। मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईसा। मुहम्मद बिन तुगलक जौना खां गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था। वह अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी था। परनी का कहना है कि वह संपूर्ण विश्व पर विजय चाहता था और भारत में भूमि का एक कतरा भी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं चाहता था। मुहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान, धार्मिक और तर्कवादी व्यक्ति था, परंतु वह धार्मिक व्यक्तियों की धार्मिक सत्ता मानने को तैयार नहीं था। वह योग्यता को वंश से अधिक महत्व देता था। मुहम्मद तुगलक के नकारात्मक पक्ष को दिखाते हुए बर्नी कहता है कि वह जल्दबाज, गर्म मिजाज और सलाहों को महत्व नहीं देता था। इब्न बतूता का कहना है कि वह अत्यधिक इनाम और दंड देता है। मुहम्मद बिन तुगलक की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उसकी विभिन्न योजनाएं थी जो अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहीं। इसको विरासत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था और सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक स्वयं एक महान योद्धा और सेनापति था जिसने अपने पिता के काल में अनेक विजयी अभियानों का नेतृत्व किया था। इसके बावजूद इसके शासन के उत्तरार्ध में अनेक विद्रोह हुए और अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए। मुहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न कार्यों और प्रयोगों को तत्कालीन
परिस्थितियों और उसके अपने व्यक्तित्व के विविध पक्षों के प्रकाश में देखना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। योजना दो आब में भू राजस्व की वृद्धि। योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भू राजस्व में भारी वृद्धि की गई। इसी समय दो आब में अकाल पड़ गया। लगान वसूल करने वाले अधिकारियों ने कठोरता से वसूली करने की कोशिश की। किसानों ने विद्रोह कर दिया। इतिहास में पहली बार किसानों ने खेती बंद कर दी। अत्यधिक निर्दयता से विद्रोह का दमन किया गया। दूसरी योजना राजधानी परिवर्तन। महत्व, राजधानी परिवर्तित नहीं हुई थी। दौलताबाद नई राजधानी बनी और साथ ही दिल्ली भी राजधानी बनी रही। लोगों को संभवतः बलपूर्वक दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी 1327 ईसा भेजा गया था। इसका उद्देश्य दूरस्थ दक्षिणी प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। संभवतः मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा भी एक कारण था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। देवगिरी दक्कन में इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया, क्योंकि अनेक विद्वान संत और सूफी देवगिरी जाकर बस गए। विद्रोहों के कारण शीघ्र ही दक्षिण क्षेत्र सल्तनत से बाहर हो गए और देवगिरी को राजधानी बनाने का औचित्य समाप्त हो गया। 1335 ईसा में दिल्ली पुनः राजधानी बनी और लोगों को लौटने का आदेश दिया गया। इस प्रकार आने जाने से लोगों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा। योजना तृतीय सांस्कृतिक मुद्रा का प्रचलन। महत्व, चांदी की कमी के कारण सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। पीतल या कांसे की मुद्रा प्रयोग में लाई गई। पीतल की मुद्रा या सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। कांस्य या पीतल की मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के बराबर रखा गया। सिक्कों पर फारसी तथा अरबी भाषा में लेख लिखे गए थे। लोगों ने सरलता से अपने घरों में सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जो राजकीय सिक्कों जैसे ही थे। राजकोष को भारी नुकसान हुआ, फलतः यह योजना बंद करनी पड़ी। खुरासान अभियान योजना। यह योजना खुरासान के शासक अबू सैयद के विरुद्ध थी। इसका उद्देश्य गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर मंगोल आक्रमणों से रक्षा करना था। इसके लिए मिस्र के सुल्तान और ट्रांस आक्सियाना के शासक तदमासेरीन के साथ एक त्रिमैत्री संघ बनाया गया। इसके लिए 3,70,000 घुड़सवारों की विशाल सेना तैयार की गई। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विदेश नीति के एक नए बोध का उदाहरण है। मैत्री संघ टूटने से योजना समाप्त हो गई और सेना पर हुआ अत्यधिक व्यय अधिकांशतः व्यर्थ चला गया। कराचिल अभियान योजना। पहाड़ी क्षेत्र में किया गया अभियान, जो संभवतः कांगड़ा या कुमाऊं जिले में किया गया था। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में सल्तनत की सेना को अत्यधिक हानि हुई। तत्कालीन पहाड़ी शासक ने आधिपत्य स्वीकार करते हुए एक निश्चित धनराशि देने का वादा किया। कृषि संबंधी सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि संबंधी सुधार के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक शासक विभाग स्थापित किया, जिसका उद्देश्य फसल सुधार तथा कृषि विस्तार था। परंतु इस कार्य हेतु नियुक्त 100 सिकदार अयोग्य थे और स्थायी परिस्थितियों से अपरिचित थे। फलतः संपूर्ण धन जो उन्हें इस निमित्त प्रदान किया गया था व्यर्थ चला गया। उसने अकाल संहिता तैयार कराई तथा कृषकों को कृषि कार्यों हेतु तकावी ऋण दिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः पैमाइश भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारण का आधार बनाया। साथ ही उसने इजारेदारी ठेके पर भू राजस्व की वसूली करवाना की मुकाता प्रथा को बढ़ावा दिया। धार्मिक दृष्टिकोण। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से उदार शासक था। उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को शामिल कर उन्हें उच्च पद प्रदान किए। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया। वह योगियों से भी संपर्क रखता था। जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी तथा जाम्बू जी से भी वह चर्चाएं किया करता था। उसने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया। वह अजमेर स्थित मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया। इतना होने पर भी उसका तर्कवादी होना तथा धार्मिक व्यक्तियों पर बल प्रयोग और उनको दंडित करने की नीति ने उलेमाओं को उसका विरोधी बना दिया।
शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली उसके विरोधी थे। बरनी तथा इसामी जैसे इतिहासकारों ने उसे अधर्मी बताया है। अंततः धार्मिक वर्गों का समर्थन पाने के लिए उसने खलीफा से मानपत्र प्राप्त किया और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया, जबकि पहले उसके सिक्कों पर स्वयं उसका नाम रहता था, खलीफा का नहीं। सांस्कृतिक योगदान। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया 1335 ईसा। सुल्तान ने उसको दिल्ली में काजी नियुक्त किया और 1342 ईसा में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता की रचना रेहला से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अमूल्य जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने विभिन्न देशों से संपर्क रखा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी तथा शाहनामा और दीवान ए चाच के रचयिता बद्र ए चाच इसके दरबार में थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपनाह नामक नगर बसाया। उसने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा। उसके सिक्कों पर सुल्तान ईश्वर की प्रतिच्छाया है तथा ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि लेख उत्कीर्ण है। प्रमुख विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक ने विभिन्न वर्गों को शासक वर्ग में शामिल किया। उसने विदेशियों को भी अमीर वर्ग में शामिल किया। इन प्रयासों से परंपरागत अमीर वर्ग में असंतोष फैला। धार्मिक वर्गों पर कठोरता की नीति ने भी असंतोष को बढ़ावा दिया। साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से साम्राज्य का आकार अत्यंत विशाल था और इसे संभालना मुश्किल था। सर्वाधिक विद्रोह 22 इसी काल में हुए। प्रथम विद्रोह सागर के इक़्तिदार बहाउद्दीन गुरशास्प ने 1327 ईसा में किया। 1340 से 41 ईसा में बंगाल अलग हो गया। 1334 से 35 ईसा में मावर मदुरा में अहसान शाह ने विद्रोह किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी समय दो आप में गड़बड़ी शुरू हो गई और फिर एक के बाद एक विद्रोह हुए और संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। इसी दौरान विजयनगर 1336 ईसा और बहमनी 1347 ईसा दो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। सबसे खतरनाक विद्रोह अवध के नायब आइन उल मुल्तानी का था 1340 ईसा, परंतु अंततः वह पराजित हुआ। अंततः गुजरात में तगी का विद्रोह हुआ और उसका पीछा करते हुए तट्टा निचला सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई।